सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 अप्रैल 2023 और 8 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे ISS निशानेबाज वर्ल्ड कप 2023 की चर्चा करेंगे और अमित शाह ने भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको 6 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है शानदार तरीके से। और सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करिए आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए, किस भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला है? तो ये मिला है अंजना वासन को। भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2026 तक। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है? तो वो है केरल राज्य। और किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति। और 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से किस देश को हटाया गया? तो ये हटाया गया है पेरू देश को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है कर्नाटक। और फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है सुधा शिव कुमार। और किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया? ये किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। और हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह। तो ये कल के क्वेश्चनों थे, रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी ऐप के अंदर आपको पता है ऑल एग्जाम 2023 यानी कि इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरी आपको मंथली वाइज, टॉपिक वाइज, मंथली वाइज मात्र 50 रुपए के अंदर। और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। कोई भी विद्यार्थी अगर जनवरी, फरवरी और मार्च पूरे तथ्य के साथ अगर पीडीएफ लेना चाहे तो हमारे ऐप के अंदर फ्री पीडीएफ आपको मिल रही है। 50 रुपए आपको ये टेस्ट सीरीज लीजिए, इसके साथ में आपको पीडीएफ भी वहां पर फ्री मिल रही है। तो शानदार तरीके से पढ़ें और जरूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारी प्रताप क्लासेस ऐप को, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, भोपाल में आयोजित ISSF निशानेबाज वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत ने कौन सा एकमात्र पदक जीता है? तो भारत ने एकमात्र कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, किसने जीता है? भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है और ये है, इनका नाम सरबजीत सिंह है। और इन्होंने भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है सरबजीत सिंह है और इन्होंने ISSF निशानेबाज वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है और इनका नाम है सरबजीत सिंह है। और ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी। ये देखो, इन्होंने स्वर्ण पदक ये हासिल किए हैं, गोल्ड यानी कि पदक इन्होंने स्वर्ण पदक ले लिए हैं। और इसके बाद में ये भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक दिलाया है। अब ये जाहिर सी बात है, आगे के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो, भोपाल में 20 से 27 मार्च 2023 को ISSF निशानेबाज वर्ल्ड कप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता, यानी कि स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। सरबजोत सिंह इनका नाम है 10 मीटर में। और वरुण तोमर या रितम सांगवान ने रजत पदक जीता है। तो भारत को इसमें एक तो स्वर्ण पदक मिला है और एक इसमें रजत पदक मिला है। तो ठीक है, रजत पदक किसने जीता? वरुण तोमर ने जीता है। भारत ने इस विश्व कप में एक स्वर्ण, एक रजत, 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। और चीन देश ने कुल 9 पदक जीतकर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण, एक रजत और 5 कांस्य। और दूसरा स्थान रहा है भारत का। और चीन पहले स्थान पर है जिसमें टोटल 9 पदक जीते हैं। और भारत ने एकमात्र इसमें सरबजोत सिंह ने 10 मीटर में एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। जब जब भी भारत कोई भी मात्र एक पदक अगर जीत लेता है, चाहे स्वर्ण पदक जीत ले, चाहे कांस्य पदक जीत ले, चाहे रजत पदक जीत ले, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आगे
एग्जामों में जरूर आएगा। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आप तस्वीर के अंदर देख सकते हो। ये भारत के अंदर आपको पता है अंडमान और निकोबार कमान सेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? ये किया है कवच। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? कवच इसका नाम रखा गया है। और कोप इंडिया तो आपको पता ही है, अभी 10 अप्रैल तक आपको पता है भारत और अमेरिका के बीच में पश्चिम बंगाल में कोप इंडिया का आयोजन किया जाएगा, तो अभ्यास का। तो अब ये जो अंडमान और निकोबार कमान ने जो संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है जिसका नाम है कवच, और इसमें तीनों सेना शामिल है। एक तो भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों इसमें शामिल है। तो इन तीनों सेनाओं ने मिलकर ये कवच अभ्यास आयोजित किया। देखो तस्वीर आपके सामने दे रखी है, इसमें देख सकते हो आप। देखो मुख्य तथ्य, 5 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है ने एक सहयोगी सैन्य अभ्यास नामक कवच आयोजित किया है। इस अभ्यास का नाम है कवच। त्रिसेवा अभ्यास यानी कि एक्स कवच में सेना, नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक बल इसमें शामिल थे। तो ये तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी। उन्होंने अंडमान और निकोबार के अंदर इन्होंने कवच अभ्यास जो आयोजित किया है। तो ये पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट, अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अमित शाह ने किस राज्य के अंदर भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है गुजरात राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? गुजरात राज्य के अंदर। आपको पता है अमित शाह ने किस राज्य में भगवान गुजरात के अंदर भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और कल आपको पता है परसों 6 अप्रैल के दिन आपको पता है हनुमान जयंती बनाई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, इन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है बजरंगबली हनुमान जी की तस्वीर। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में सालंगपुर भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह मूर्ति तांबे से बनी है और अहमदाबाद के नरनपुरा में स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित की गई है। और साथ में उन्होंने शिवालय गार्डन और भोजनालय का उद्घाटन किया है। तो हमारे जो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने साथ में तो ये हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया और इसके साथ साथ उन्होंने विशालकाय गार्डन और भोजनालय का उद्घाटन भी किया है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो टॉप 10 के अंदर आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट भी शामिल हो चुका है। व्यस्ततम हवाई अड्डों के अंदर इसमें दिल्ली को स्थान मिला है 9वां स्थान। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिल चुका है। देखो, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर बरकरार रहा है। ये स्थान रहा इनका। 2022 में दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है 9.37 करोड़ यात्री यानी कि पहले नंबर पर रहा है। अगर इंडिया के अंदर आपसे पूछे भारत के अंदर तो वो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी, जिसका स्थान 9 नंबर पे रहा है। और पहले नंबर पे आपसे पूछे तो जिनका नाम आएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमेरिका के अंदर है। इसका पहला स्थान यानी कि टॉप 10 के अंदर ये शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत रत्न पंडित रविशंकर की 7 अप्रैल को उनकी कौन सी जयंती बनाई गई है? भारत रत्न से सम्मानित है जिनका नाम है पंडित रविशंकर, और इनकी 7 अप्रैल को कौन सी जयंती बनाएगी? तो ये बनाई गई 103वीं जयंती। कौन सी बनाई गई है? 103वीं इनकी जयंती बनाई गई है। और ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सितार वादक एक भारत रत्न से सम्मानित है रविशंकर, और इनकी 7 अप्रैल को 103वीं जयंती बनाई गई है। तो ये तस्वीर देखो, सितार वादक ये बजाते हुए। देखो मुख्य तथ्य, पर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर को दुनिया भर में भारतीय संगीत को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से इनको एक माना जाता है। 7 अप्रैल को उनकी 103वीं जयंती बनाई गई है और 1999 के अंदर इनको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। कब है? 1999 के अंदर इनको भारत रत्न मिल चुका है और अब की बार 103वीं जयंती मनाई गई है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से ये एक माने जाते हैं। ये देखो तस्वीर आप यहाँ पे, सितार वादक और संगीतकार मैन, ये सबसे व्यक्तियों में बेस्ट ये मानी जाती है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने,
अमेरिकी वित्त वर्ष 2000 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो वो है 5 महिलाएं इसमें शामिल है। कितनी? 5 भारतीय महिलाएं शामिल है। भारतीय मूल की 5 महिलाएं जो 5 महिलाओं को अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। एक देखो इसमें कौन कौन सी है 5। एक तो है जेपी मॉर्गन से अनु एंगेर, ठीक है। दूसरी है एरियल इन्वेस्टमेंट से रूपल जे बंसाली। तीसरी है फ्रैंकलिन टेम्पलेट से सोनल देसाई। चौथे नंबर पे है गोल्डमैन से मीना फ्लाइन और बैंक ऑफ अमेरिका से है श्वेता सुब्रमण्यम। तो इन पांचों के मैंने नाम आपको बता दिए। ये अमेरिका वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में ये 5 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की नागरी दुबराज ये चावल की एक किस्म है, इनको जीआई टैग मिला है और ये किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ की, ठीक है। किस राज्य की है? छत्तीसगढ़ राज्य की। देखो छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज एक सुगंधित चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया। किसको? नागरी दुबराज ये चावल की किस्म है और नागरी ये दुबराज चावल को छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। ये बहुत ही सुगंधित होती है, तो चावल बहुत ही सुगंधित होता है। आपको पता है ये दुबराज चावल है, इसको छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल काली मिर्च की तरह दिखने वाले को सरकार ने भी जीआई टैग दिया है। एक तो नागरी दुबराज को जीआई टैग मिल चुका है, एक ये बिहार का प्रसिद्ध है मरचा चावल, ठीक है। मरचा चावल ये काली मिर्च की तरह है, इसको भी जीआई टैग दिए गए। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन ने 2024 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद लगाई है? किसने? विश्व व्यापार संगठन ने। तो 2024 के अंदर वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद लगाई? ये लगाई है, ध्यान रखना, 3.2%। कितनी? 3.2%। देखो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने 5 अप्रैल 2023 के लिए अपने वैश्विक व्यापार विकास के दृष्टिकोण को पिछले अक्टूबर के 1% के अनुमान से संशोधित करके 1.7% कर दिया है। और विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि 2024 के लिए व्यापार वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद लगाई है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें रीट के अंदर, ये एसएसटी के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये इसका मुख्यालय है। तो ये कई बार ये भी पॉइंट इस तरह के आपको एग्जाम में भी पूछे ले सकता है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब बनाया गया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब बनाया गया? तो ये कल 7 अप्रैल के दिन आपको पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 बनाया जाता है। देखो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 ने हेल्थ फॉर ऑल इसकी मुख्य थीम रही है। कौन सी रही है? हेल्थ फॉर ऑल इसकी मुख्य थीम रही। अब WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है, जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो खास तौर से इन क्वेश्चनों के नीचे ये पॉइंट आपके लिए शानदार है। ये कई बार यहाँ से एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किम कॉटन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है किम कॉटन, ठीक है। किम कॉटन है, किम कॉटन ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर ये बन चुकी है। और इनका संबंध है न्यूजीलैंड देश से। किस देश से? न्यूजीलैंड देश की रहने वाली है और ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है। तो ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक प्रकार से अंपायरिंग करती हुई यानी कि नो बॉल का ये इशारा देती हुई आपको पता है। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो किम कॉटन की, और ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन चुकी है। और ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की रहने वाली। देखो 5 अप्रैल को दुनेडिन कहाँ पर है? 5 अप्रैल को दुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान किम कॉटन ने इतिहास रचते हुए एक मेंबर टीम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक फीमेल अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बन चुकी है। यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंदर ये फीमेल यानी कि महिला अंपायर के रूप में काम करने वाली पहली महिला बन चुकी है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर सैफरिन कब तक यूरोपीय फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन है?
अलेक्जेंडर सैफरिन कब तक यूरोपीय फुटबॉल संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए? ये चुने गए हैं 2027 तक। ठीक है, कब तक चुने गए हैं? 2027 तक। देखो, लिस्बन में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल के शासी निकाय की साधारण कांग्रेस में अलेक्जेंडर सैफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी कि यूईएफए, ठीक है, ये नाम याद रखना है, यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध इनको चुना गया है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर सैफरिन। कब तक चुना गया? 2027 तक इनको चुना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? आपको पता है भारत और चीन के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर आपको पता है इनके पीछे भी अभी भी वर्तमान के अंदर इनके बीच में विवाद चल रहा है, क्योंकि वो तो लगभग जगह है जो वहां की जो स्थान है जगह है वो भारत के अंदर आती है, लेकिन फिर भी चीन वहां पर विवाद तनाव वहां पर दोनों के बीच में बना हुआ है। तो चीन ने क्या है, चीन मंत्रालय की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी गई, यानी कि कितने? 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की गई है। देखो, चीन के सिविल फोर्स मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। इन स्थानों में एक तो 2 आवासीय क्षेत्र, 2 भूमि क्षेत्र, 5 पर्वत शिखरों और 2 नदियों के नाम भी शामिल है। तो इनके नाम बदलने की घोषणा की गई है चीन मंत्रालय की तरफ से, और वर्तमान के अंदर आज भी वहां पर तनाव चलता रहता है, कभी कभार इनके बीच में टकराव होता रहता है। तो देखते हैं क्या इसके बीच में सोल्यूशन किया जाता है। अब आपके लिए एक मुहिम है, मैंने एक लिए जो भी चर्चा में रहेगा अपने टॉपिक है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो आज अपनी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक के अंदर है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो टाइगर रिजर्व है ये इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में आज इसमें 50 साल इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये? दक्षिणी राज्य कर्नाटक के अंदर है और इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। और यह पार्क 874 वर्ग किलोमीटर में से अधिक फैला हुआ है। कम है, 874 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क को पहले 1973 में वन्य जीव उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, और लेकिन बाद में इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पहले ये वन्य जीव उद्यान था 1973 के अंदर, लेकिन 1974 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। बस एक छोटा सा अपने रोज का अपने डेली का टॉपिक लेंगे, जिसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा अपने करते जाएंगे। जैसे आज अपने इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए अपने इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। शाम तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। टेलीग्राम पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपको वहां पर हर हमारी कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, तो आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिलती है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में करेगी? तो ये करेगी पश्चिम बंगाल में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया है? चीन, इजराइल, वियतनाम, ब्राजील? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे देखो क्या थी, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? ये किया गया था 1957 के अंदर। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? तो यह है त्रिपुरा के अंदर। और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनके भी बहुत सारे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को कमेंट भी देख पाता हूँ। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर कौन सा है? उसका नाम आपको बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? और भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? इन चारों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। बढ़िया तरीके से आप जवाब दिया करो, चाहे आपको आए चाहे न आए, आप देख कर भी इनके जवाब देते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन आपको साथ में और याद हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और कल संडे है, और संडे की तरह आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारी ऐप के अंदर आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, यूआरओ एग्जाम, ये इंडिया और वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये पिछले 8 महीने की महामैराथन क्लास मैंने आपको दे दी। ये भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये भी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप के अंदर चल रही है। तो इसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, और हम इसमें पॉलिटिकल की आपके लिए टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे। आगे इसमें भारत का भूगोल जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको राष्ट्रपति संबंधित जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मात्र 50 रुपए के अंदर।
तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।